नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, कतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उनसे मुलाकात की है। द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम समझौतों पर करार हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर में हैं और द्विपक्षीय वार्ता में कई समझौतों पर हस्ताक्षर संभव है। तो शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब कतर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उस समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेहद अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, द्विपक्षीय वार्ता में समझौतों पर करार की पूरी संभावना भी है। चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। संदेश खाली पहुंचा है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। तनावग्रस्त संदेश खाली पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। निलंबित विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तनावग्रस्त संदेश खाली पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। शुभेंदु अधिकारी उनके साथ पहुंचे। तो निलंबित विधायकों के साथ संदेश खाली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। और तनावग्रस्त ये इलाका पश्चिम बंगाल का, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल भी पहुंचे, घायलों से यहां पर उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो निलंबित विधायक हैं वो भी इस दौरान उनके साथ रहे। और चलिए बात करते हैं किसानों के प्रदर्शन की। पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। पटियाला के राजपुरा में पटरी पर किसान बैठ गए हैं। रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। हरियाणा बॉर्डर पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे बैठक भी होने वाली है केंद्रीय मंत्रियों के साथ। तो संभव है कि वार्ता के बाद शायद हल निकले, क्योंकि फिलहाल कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब ऐसे में किसान जो हैं उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं। पटियाला के राजपुरा रेलवे ट्रैक पर आप किसानों को देखें, जहां पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। ट्रेनों की आवाजाही इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। आज शाम में चंडीगढ़ में 5 बजे बैठक भी हो सकती है, इसकी पूरी संभावना भी है। और संभव है कि वहां बैठक में हल निकले। क्योंकि जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कृषि मंत्री ने भी अपील की थी कि कम से कम किसानों का जो प्रदर्शन है उसमें किसान इस बात का ध्यान रखें कि आम जनता को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लेकिन फिलहाल जो हालात बने हैं उसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि परेशानी आम जनता की बढ़ गई है, क्योंकि रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, दिल्ली के बॉर्डर को भी सील किया गया है। तो ये सारी ऐसी
चीजें हैं जिसकी वजह से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित भी हो रहा है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं कतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर में मौजूद हैं और बेहद अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, और देखिए द्विपक्षीय वार्ता इस समय चल रही है। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे थे उस समय की ये तस्वीरें, गार्ड ऑफ ऑनर पहले उन्हें दिया गया और अब द्विपक्षीय वार्ता जो है वो दोनों देशों के बीच चल रही है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो यूएई कतर का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, कल अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया था और आज कतर पहुंचे हैं। कतर में आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता चल रही है कतर और भारत के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं जहां कई समझौतों पर हस्ताक्षर संभव है। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। शेख तमीम बिन हमद अल थानी से उन्होंने मुलाकात की है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए तस्वीरें कतर की राजधानी दोहा से है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद अहम दौरा अरब देशों के दौरे पर हैं और इसमें सबसे अहम अगर कहें तो वो 2-3 कार्यक्रम रहे हैं, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में भव्य स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया था और आज कतर पहुंचे हैं। और कतर का ये दौरा जो है कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। इसकी पूरी संभावना है कि दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर करार हो सकता है। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दोहा में है, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन की। किसानों की प्रमुख मांगों के बारे में सबसे पहले एक बार आपको समझाते हैं। तो देखिए, किसानों की सबसे प्रमुख मांग जो है वो एमएसपी की गारंटी के लिए कानून हो, यानी एमएसपी तो उन्हें मिले लेकिन इसकी गारंटी देने वाला एक कानून बने, ये मांग है। इसके अलावा संपूर्ण कर्ज माफी, यानी किसानों ने जिस भी बैंक से लोन लिए हैं कर्ज माफी उनकी की जाए। इसके अलावा कानून जो बनाया गया 2013 में भूमि अधिग्रहण का, इस भूमि अधिग्रहण कानून से को लागू करने की मांग जो है वो की जा रही है। लखीमपुर खीरी की घटना हर किसी को याद है और उस दौरान जिन किसानों की मौत हुई थी उनके हत्या जिसकी वजह से हुई उन्हें सजा जल्द से जल्द मिले, इसकी मांग की जा रही है। डब्ल्यूटीए के साथ किसानों के जो समझौते हुए थे उसे अब रद्द करने की मांग ये किसान कर रहे हैं।
साथ ही हर महीने 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर किसानों को दिया जाए। यह एक प्रमुख मांग है इन किसानों की जो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही किसान आंदोलन के मृतकों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाए, यह 7वीं मांग है। देखिए, अब से 2 साल पहले जो किसानों ने आंदोलन किया था, उस दौरान कई किसानों की मौत हुई थी। उनके परिजनों को नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए, यह मांग है। साथ ही बिजली संशोधन विधेयक 2020 में जो लाया गया उसे रद्द किया जाए, यह प्रमुख मांग है। इसके अलावा मनरेगा में जो काम का दिन हो, 200 दिन गारंटी दी जाए कि 200 दिन काम होगा, काम मिलेगा 200 दिन का। साथ ही दैनिक भत्ता जो है वो 700 रुपए किया जाए। इसके अलावा वैसी कंपनियां जो नकली बीज बनाती हैं, नकली उर्वरक बनाती हैं, नकली कीटनाशक बनाती हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, यह मांग है किसानों की। इसके अलावा जो मसाला उत्पादक किसान हैं उसके लिए एक अलग से आयोग बने, यानी मसाला वाले जो किसान हैं, मसाला का उत्पादन जो करते हैं, उसके लिए अलग से आयोग। साथ ही जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को संरक्षित किया जाए और सुरक्षित किया जाए। अब जरा सा ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उसको जरा समझना जरूरी है। ये एक फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूले को समझने की जरूरत है। देखिए A2, अब A2 जो है एग्रीकल्चर कॉस्ट जो होता है, उसे लेकर के आपको बता दें कि फॉर्मूला बनाया गया और उसी फॉर्मूले के आधार पर ही यह मांग की जा रही है कि स्वामीनाथन आयोग जो है उनकी जो सिफारिशें थी वो लागू की जाए। एग्रीकल्चर कॉस्ट यानी कि खेती करने के दौरान जो जो खर्च आता है वो कॉस्ट, ये इसमें लाया जाए और तब जाकर के इसमें प्लस 50% और वो तय होगा MSP। ये फॉर्मूला था और उसी फॉर्मूले के आधार पर यह मांग है इन किसानों की कि यह स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट 2006 में आई थी वो लागू की जाए। अब इसमें एग्रीकल्चर कॉस्ट के साथ साथ लेबर कॉस्ट जो होता है, किसान जो दिन रात मेहनत करता है उसकी जो कॉस्टिंग आती है, उन दोनों को जोड़ा जाए। किसान और लेबर कॉस्ट A2 प्लस FL, यानी कि जो A2 एग्रीकल्चर कॉस्ट है, यानी जो तमाम खर्च आते हैं, चाहे वो बीज के हों, चाहे वो निराई गुड़ाई सिंचाई, वो तमाम खर्च जो आते हैं, साथ ही FL यानी किसान और लेबर कॉस्ट जो आता है, उन दोनों को मिलाया जाए। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ये मिलाकर के किसानों को दिया जाए, प्लस इसमें 50% ऐड किया जाए, वो MSP होगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम फैसला आ गया है, यह खबर हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम नगरी अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने में जुटे हुए हैं। अवधपुरी में श्रद्धालुओं को सुगम तथा प्रदूषण मुक्त यातायात उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में प्रदेश सरकार का नगरीय विकास विभाग अयोध्या में 200 इलेक्ट्रिक बसें चला रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में 50 ई बसों और 25 ई ऑटो को हरी झंडी दिखाई। लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसेज तात्कालिक रूप से हम लोग अयोध्या के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या को बढ़ा करके 500 तक पहुंचाएंगे, जिससे अयोध्या और अयोध्या के अंदर इस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके। अयोध्या के 6 मार्गों पर दौड़ रही ये ई बसें दिव्यांगों, महिलाओं तथा वृद्ध जनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। सुरक्षा हेतु इन्हें 5 CCTV कैमरों और 10 पैनिक बटन से लैस किया गया है। बहुत ही आरामदायक सफर है इस बस में और किराया भी पहले से बहुत कम है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी सुविधा दी है हमारे जिले के लिए। यात्री चलो ऐप से बसों को स्वयं ट्रैक भी कर सकते हैं। इन ई बसों से अयोध्या न केवल वायु बल्कि ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्त होगी। सुगम अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या। घुटना
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम फैसला। जी हां, 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संशोधन असंवैधानिक, रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव बॉन्ड की योजना आरटीआई के खिलाफ है। चुनाव आयोग को जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए। एसबीआई को 3 हफ्ते में जानकारी देनी होगी। पिछले साल 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज इस पर जो फैसला आया वो बेहद अहम। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पिछले साल 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। इलेक्टोरल बॉन्ड पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस पर अपना फैसला आज दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो चंदा है वो रिश्वत का एक तरीका बन सकता है, एक जरिया बन सकता है। चुनाव बॉन्ड की योजना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का यह बेहद अहम फैसला। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफ़ी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपये से ज़्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए। इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। निश्चित रूप से देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफ़ी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज़ से जुड़ सकता है इन फ्यूचर। आज जो जजमेंट आया है डॉक्टर जया ठाकुर की पिटीशन पे, एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को वो सेटिसाइड किया है। जो तीनों के तीनों अमेंडमेंट थे, फाइनेंस एक्ट का, कंपनी एक्ट का, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के जो अमेंडमेंट थे, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। और ये माना है कि जनता का जो राइट टू नो का अधिकार है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो स्कीम थी ये थ्रेट थी डेमोक्रेसी के लिए। उचित फैसला है, सकारात्मक फैसला है, रचनात्मक फैसला है, सही फैसला है, जो लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो पारदर्शिता है उसमें विश्वास रखते हैं, वो सब लोगों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। सवाल सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कितने हजार करोड़ रुपया मिला? क्या सत्ताधारी दल ने कोई मेज के नीचे या पर्दे के पीछे ऐसी डील की थी उन सारे कॉरपोरेट से कि आप हमें चंदा दो और चंदे के बदले में उगाही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दो? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।